लग नहीं रहा क्लास में आज बैठे भी हैं। ऐसे लग रहा है जैसे क्लास में वीरानियां बैठी हुई है। हाँ, नमस्कार। तो आवाज बढ़ाओ ना, कहाँ हो? अरे आवाज टकाटक है। तो दोस्तों, बात करेंगे आज कौन सा आंदोलन है। होम रूल आंदोलन। बात को समझिए जरा। ये आंदोलन जो है, ये भारत के आंतरिक स्वायत्तता के लिए चलाया गया आंदोलन है। होम का मतलब होता है घर, रूल का मतलब होता है शासन। यानी भारत में आंतरिक शासन किसको दे दें? भारतीयों को देने हेतु यह आंदोलन चलाया गया। दोबारा सुन लें, आसे नहीं, इतनी जोर जोर से हंसी अच्छी नहीं है। इसकी शुरुआत दो भागों में हुई है। एक किसका आंदोलन? तिलक किसका? और दूसरी तरफ किसका? एनी बेसेंट का। तिलक का जो आंदोलन है, इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है 28 अप्रैल 1916। एनी बेसेंट के आंदोलन की शुरुआत होती है सितंबर 1916। यदि बात करें अध्यक्षता के तो तिलक वाले आंदोलन की जो अध्यक्षता की गई है, तिलक वाले आंदोलन की अध्यक्षता जोसेफ बैपिस्टा के द्वारा की गई। बैपिस्टा। एनी बेसेंट वाले आंदोलन की अध्यक्षा स्वयं कौन है? एनी बेसेंट। यदि सचिव की बात करें, सचिव, तो इस तिलक वाले आंदोलन के सेक्रेटरी हैं एनसी केलकर। एनसी केलकर। एनी बेसेंट वाले सेक्रेटरी हैं जॉर्ज अरुडेल। जॉर्ज अरुडेल। ये तिलक वाला आंदोलन जो है वो शुरू कहां से होता है? बेलगांव। बेलगाम कर्नाटक। नोट गांव, गांव कर्नाटक। एनी बेसेंट का आंदोलन जो शुरू होता है वो होता है आडियार मद्रास। यदि बात करें क्षेत्र की, किस किस इलाके में किस किस का आंदोलन चला, तो इसका आंदोलन सिर्फ 4 राज्यों में चला। 4 राज्य कौन कौन से? नंबर 1 कर्नाटक, बंबई प्रेसिडेंसी यानी कि आजकल का महाराष्ट्र और गुजरात, बंबई प्रेसिडेंसी। तीसरा मध्य प्रांत और चौथा बरार। एनी बेसेंट का जो आंदोलन है वो इन 4 प्रांतों को छोड़कर शेष भारत में, 4 प्रांतों को छोड़कर, कौन से 4 प्रांतों को छोड़कर? शेष भारत में चलाया गया। इसलिए आंदोलन की विशेषताओं की बात करें, विशेषता, तो तिलक का आंदोलन कुछ क्षेत्र में है तो, लेकिन संगठित आंदोलन है, संगठित एवं सीमित है। लेकिन एनी बेसेंट के आंदोलन की विशेषता क्या है? ये विस्तृत है, विस्तृत लो साहब, विस्तृत है एवं असंगठित है।
बात को समझे? तो ये है दोनों आंदोलन की विशेषता। अब आपको ये लिखोगे कैसे? तो मैं लिखा देता हूं। ओके, लिखो, दोबारा सुनो। दोबारा सुनो। होम रूल आंदोलन का मतलब होम रूल, घर का शासन हमारा हो। कम से कम कार्य हमने कहा अंग्रेजों को कि अंग्रेजों, तुम बाहर से हम पे राज कर रहे हो, भारत की सेना तुम्हारे पास, भारत की विदेश नीति तुम्हारे साथ, कम से कम भारत के अंदर का शासन करने का अधिकार तो भारतीयों को दे दो। भारत की सेना को लेकर के आप प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे थे इस समय 1914 से 1918 के बीच में, जब ये होम रूल आंदोलन चल रहा है, तब ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? लड़ रहे थे। इसलिए भारतीयों ने कहा कि कम से कम भारत के अंदर का शासन तो हमें दे दो। तो होम रूल, भारत के आंतरिक शासन की प्राप्ति हेतु यह आंदोलन चलाया गया था। दो भागों में बटा हुआ था, एक तिलक का आंदोलन और दूसरा एनी बेसेंट का आंदोलन। इसकी शुरुआत तिलक वाले की कब हुई? 28 अप्रैल 1900। कहां हुई रे? जबकि एनी बेसेंट ने बहुत बाद में शुरुआत की। कब की? कहां से शुरुआत की? तिलक वाले आंदोलन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? जोसेफ बैपिस्टा। जबकि एनी बेसेंट के आंदोलन की अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने। तिलक वाले आंदोलन के सचिव कौन थे? एनसी। जबकि एनी बेसेंट आंदोलन के सचिव कौन थे? तिलक वाले आंदोलन का क्षेत्र कितने क्षेत्र में चलाया गया? 4 प्रांत। कौन कौन से? दूसरा बंबई, तीसरा मध्य प्रांत और चौथा एनी बेसेंट का कितना नहीं? शेष भारत में। तो ज्यादा दूर में फैला हुआ आंदोलन किसका? जबकि घनीभूत या संगठित आंदोलन किसका? तिलक का। जबकि विस्तृत आंदोलन किसका? बात समझ में नहीं आई? आंदोलन भी और इनकी शुरुआत भी, अध्यक्ष भी, सचिव भी। लेकिन इसको जब आप पैराग्राफ में लिखेंगे ना, तो मैं तिलक वाले का एक लिखाऊंगा और इसका एक लिखाऊंगा। जिसको ऐसे लिखना है वो ऐसे लिखे, जिसको पैराग्राफ में लिखना है पैराग्राफ में लिखे। लेकिन पैराग्राफ वाला सिर्फ रट्टे मारते रहेगा, यहाँ तुलना हो रही है, वो कभी नहीं हो पाएगी उसके दिमाग के। तुलना नहीं कर पाओगे, इसलिए ऐसे उतार दोगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसे का ऐसे उतारोगे हमेशा याद रहेगा, इधर कौन इधर कौन, समझ रहे हो? तो इसलिए उतारो। उतारो। लाइव वाले स्टूडेंट्स को भी, सौरमल जी, प्रियंका जी, अंजलि जी, पूर्वी जी, राजा राम, अनिल, कृष्ण, सुमन, प्रीतम पाटीदार, सबको वेरी गुड इवनिंग।
इनको आगे भेज दो वहां से। आ जाओ आ जाओ। अरे बच्चों लिखो, बोल दो मत, बोल बोल के लिख रहे हो। मध्य प्रांत, एमपी का मतलब है मध्य प्रांत। लास्ट का विस्तृत एवं असंगठित, बरार। बरार आजकल थोड़ा सा बरार तो मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में। पहले अलग प्रांत था दोस्तों। लिख दिया क्या दोस्तों? ये तो क्या है, कुछ बच्चे जानबूझ के छेड़ते हैं कि हाँ बाकी के नहीं लिखा। आप होशियार हो तो सब थोड़ी है। हो गया? ओके। अभी रुक जा। तो दोस्तों उम्मीद करूं कि सबने लिख दिया। करूं उम्मीद? चलिए तो देखिए, दोबारा एक बार सुनिए। होम रूल आंदोलन का मतलब भारत का आंतरिक जो शासन है किसको दे दिया जाए। दो भागों में चला, 1916 में चला। कब चला? 1900 दो भागों में चला। पहला आंदोलन किसका? होम रूल, तिलक का होम रूल। दूसरा किसका होम रूल? तिलक का जो होम रूल था उसकी शुरुआत कब हुई? 28 अप्रैल 1900। एनी बेसेंट के आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1916। तिलक वाले की शुरुआत कहां हुई रे दोस्तों? एनी बेसेंट वाले की कहां हुई? तिलक वाले की अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट वाले की। तिलक वाले का सचिव कौन था? एनी बेसेंट वाले का सचिव। तिलक वाले का क्षेत्र कितने प्रांत? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा। और एनी बेसेंट का किस? एनी बेसेंट वाले की विशेषता क्या थी? ये आंदोलन कैसा था? तिलक वाले का। ओके दोस्तों, अब आप इसमें लिखिएगा, आप अपनी कॉपी में स्वयं यहां बीच में लिखें कार्य। कार्य
यहां पर तिलक वाले 3 कार्य मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा, लेकिन तिलक के नीचे रहे। यदि आपको सीमा का पता नहीं लगे तो लाइन खींच दें बीच में। हाँ, सीमा ज्ञान जरूरी है, कहीं एक दूसरे की सीमा में घुस जाए तो ठीक नहीं है। हाँ, लाइन खींच दें। ठीक, कार्य में नंबर 1 लिखे, तिलक ने अखाड़ा क्लब, लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब, लाठी क्लब की स्थापना की। अखाड़ा क्लब की स्थापना की जुझारू नहीं, इसी में जुझारू योद्धा तैयार किए। लाठी क्लब, अखाड़ा क्लब में जुझारू योद्धा तैयार किए। लिख दिया। नंबर 2, इसी आंदोलन में तिलक ने कहा, इसी आंदोलन में तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। कार्य नंबर 3, भाषा के आधार पर राज्यों की, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। अब एनी बेसेंट के कार्य नंबर 1, इसके 2 ही कार्य है। जनता में स्वशासन की जागृति फैलाई। स्वशासन की जागृति फैलाई। ओके, नंबर 2, स्थानीय प्रशासन से सहयोग कर, स्थानीय प्रशासन से सहयोग कर समाज सुधार के कार्य किए। ओके, लिख दिया। तो ये दोनों क्या हो गए कार्य देखिएगा। सबसे पहले तिलक जो है अखाड़ा क्लब, अखाड़ा बोले तो कुश्ती वाला, तो वहाँ कुश्ती के माध्यम से जोरदार योद्धा तैयार करेंगे, लाठी खेलने वाले योद्धा तैयार करेंगे। इसके माध्यम से तिलक ने भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए। एन चला था तो ठीक। फिर दूसरा मैंने बताया कि उन्होंने मांग की कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं किस आंदोलन में मांग की दोस्तों, पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप होशियार हो, आपको पता है। अगला, इन्होंने पहली बार तिलक ने इसी आंदोलन में कहा कि भाषा के आधार पर भारत में क्या गठित होने चाहिए, राज्य।
ओके। फिर एनी बेसेंट के दो कार्य, एक तो जनता में किसकी जागृति फैलाई कि हमारा शासन सुशासन होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने स्थानीय प्रशासन से सहयोग करके कहा कि समाज में सुधार होने चाहिए। ठीक। अब सब तिलक जो था उसको गिरफ्तार कर लिया, तिलक को गिरफ्तार कर लिया। कब कर लिया? सितंबर 1916 में गिरफ्तार किया। हालांकि शाम को छोड़ दिया गया, लेकिन तिलक पर मुकदमा जरूर चलाया गया। हाँ, तिलक पर मुकदमा चलाया गया, और इस मुकदमे में तिलक की केस को लड़ने के लिए पता है कौन सामने आया? कौन आया बताओ? कौन आ सकता है बताओ? गांधी जी। गांधी जी 1915 में आ चुके थे भारत। गांधी जी आ गए। अब गांधी युग जब भी तो शुरू होगा। तो गांधी जी जो थे वो आ चुके थे, लेकिन तिलक का केस लड़ने के लिए गांधी जी नहीं आए। नहीं। ऑप्शन दूं आपको कौन आया? ए एनी बेसेंट, बी मोहम्मद अली जिन्ना, नंबर 3 सीआर दास, और नंबर 4 लाला लाजपत राय। सीआर दास, मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। ओके। क्योंकि इस समय दोस्ती है। 1916 में मैंने बताया था आपको, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भी दोस्ती परवान चढ़ी थी, तो उसके बिल्कुल। अब आपके बात समझ में आई तो मैं लिखा दूं? लिखो दोस्तों। हाँ, इसी के नीचे, तिलक वाले के नीचे लिखेंगे, कार्य के ठीक नीचे लिख देंगे, समझ में आ जाएगी आपको बात। तिलक पर सितंबर 1916 में, तिलक पर सितंबर 1916 में, तिलक पर सितंबर 1916 में सरकार ने मुकदमा चलाया। मुकदमा चलाया मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसी में कंटिन्यू लिखो, मोहम्मद अली जिन्ना ने तिलक की पैरवी की। तिलक की पैरवी की। क्लियर? अब दूसरी साइड आ जाओ। यहां जून 1917 में एनी बेसेंट को और साथ में मजदूर नेता वीपी वाडिया, इनको गिरफ्तार किया गया, और इन्हें गिरफ्तार करके ऊटी में रखा गया। कहां रखा गया? ऊटी या उड़कमेड़ू, ऊटी में रखा गया। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो 3-4 काम हुए, वो बड़े काम के। नंबर 1, एस सुब्रमण्यम स्वामी, एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, अय्यर। हाँ, एस सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और ये सबसे पहला नाइटहुड प्राप्त करता भी यही था। पहला भारतीय फर्स्ट भारतीय जिसको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1915 में, वो 1917 में त्याग दी। नाइटहुड का मतलब जॉर्ज पंचम के द्वारा शुरू की गई वो उपाधि। जिस आदमी को नाइटहुड यानी अच्छे कार्य करने वाला घोषित कर दिया जाता, वो अपने नाम के पहले सर लगा सकता था, सर। तो सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, सर रविंद्रनाथ टैगोर, समझ रहे हो? सर साइमन
सर जॉन साइमन, ओके। हाँ तो सर मैं तो हूँ ही पहले ही, इसमें नाइटहुड की जरूरत नहीं है। खैर, तो पहला भारतीय जिसको नाइटहुड की मिली कौन सा है दोस्तों? और इस एस सुब्रमण्यम अय्यर ने बदले में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। दूसरा कार्य, सब लोगों ने कहा बोलो छोड़ दो रे, छोड़ दो रे, छोड़ दो। किसको छोड़ दो? एनी बेसेंट को छोड़ दो। यानी कि बहुत सारे लोग, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, यहां तक कि स्वयं मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब के सब जो थे, मदन मोहन मालवीय, ये सब के सब एनी बेसेंट के होम रूल में शामिल हो गए, होम रूल में शामिल हुए। ठीक, लास्ट बात, तब भी नहीं छोड़ा। तब गांधी जी आ चुके थे। गांधी जी ने बजाज को कहा, जमनालाल, बोला हाँ जा 1000 लोग कौन कौन है मेरे साथ चल करके जो लड़ेंगे तोड़ेंगे। ध्यान रखें, इस समय गांधी जी बूढ़े नहीं है। गांधी जी को जब भी हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति। इस समय गांधी जी जवान थे। तो गांधी जी ने अपने जवानी के जोश में कहा है, बजाज जा तो 1000 लोगों को लेकर के आ, जिन नाम पता पूरा, और मेरे आश्रम में ले आना, उनके नाम पते लिख करके ला, साइन भी करा ला। और तब साइन करा करके उन्होंने सरकार को सौंपा। किसने? गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि 2 दिन का टाइम है, या तो एनी बेसेंट एंड साथियों को रिहा कर दो, वरना 2 दिन के बाद मैं उस जेल को तोड़ दूंगा जिसमें तुमने एनी बेसेंट को रखा है। और 1000 सत्याग्रहियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी लकड़ी लेकर के अभियान शुरू कर दिया। ऊटी मार्च शुरुआत कर दी। गांधी जी जब महाराष्ट्र की सीमा पे आए, 1000 सत्याग्रही गांधी जी के साथ। गांधी जी ने सबके नाम पते सब दे रखे थे सरकार को कि बिगाड़ लेना तुम, हमारा क्या बिगाड़ते हो, हम उस जेल को तोड़ देंगे जिसमें आपने एनी बेसेंट को रखा। तब सरकार को लगा कि मामला गड़बड़ हो सकता है, और तब एनी बेसेंट को सितंबर 1917 के अंदर रिहा कर दिया गया। तो किसकी धमकी पर रिहा किया गया? तो गांधी जी ने किसको छुड़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन किसको नहीं छुड़ाया? अब कारण मत पूछना, चुपचाप लिखना। लिखे इसमें, इसलिए क्योंकि तिलक को गिरफ्तार ही नहीं किया गया था। गिरफ्तार 1 दिन की थी, वो तो बाहर खुला घूम रहा था। आप भी न छोटी छोटी बातों की इतनी बड़ी बना करके पूछ रहे हो। गिरफ्तार कौन थी? एनी बेसेंट। छुड़ाना इसको था, लेकिन मुझे पता था तुम्हारी सोच कहां जा रही है। खैर, दोस्तों लिखो, एनी बेसेंट के साइड लिखें। जून 1917 में एनी बेसेंट के साइड लिखें। जून 1917 में एनी बेसेंट को मजदूर नेता वीपी वाडिया के साथ गिरफ्तार कर उट्टी में रखा गया। विरोध करते हुए एस सुब्रमण्यम अय्यर जिन्हें 1915 में
पहली बार नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। पहली बार नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। दी गई थी। त्याग दी। दी गई थी, त्याग दी। त्याग दी। आगे लिखें, आगे लिखें दोस्तों। मोतीलाल नेहरू, सॉरी ML नेहरू। तो ML ही लिख दो ना, इतना बड़ा क्यों लिखो। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, CR दास, जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट के होम रूल, एनी बेसेंट के होम रूल में शामिल हुए। शामिल हुए। लास्ट में लिख दें, गांधी जी ने 1000 सत्याग्रहियों के साथ, गांधी जी ने 1000 सत्याग्रहियों के साथ जब सरकार को जेल तोड़ने की धमकी दी, जेल तोड़ने की धमकी दी, तब एनी बेसेंट को रिहा किया गया। रिहा किया गया। नोट डाले नीचे, नोट। अब एक बात बताओ, एनी बेसेंट और तिलक में से जो आंदोलन चला उसमें ज्यादा त्याग किसने किया? एनी बेसेंट ने नहीं किया क्या? किया। इसलिए 1917 में बापड़ी को छोड़ा गया। कब? तो फिर 1917 के अंदर जब वार्षिक अधिवेशन होगा बच्चों, कहां होगा अधिवेशन? पहले तो ये बताओ जरा। कलकत्ता में होगा। कहां होगा? और उस कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षा कौन बनेगी अब? और ये भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होगी कि नहीं होगी? तो पहली महिला अध्यक्ष, ये मैं नोट डालूंगा आपको, ठीक है? डालिए नोट, नोट डाले। सितंबर 1917 में रिहा होने के बाद, सितंबर 1917 में रिहा होने के बाद 1917 के वार्षिक अधिवेशन, 1917 के वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष थी। लिख दिया बच्चों? पूरा लिख दिया? पेज छोड़ो एक,
एडिंग डालो गांधी युग। अरे मैंने कोई लॉकडाउन की घोषणा थोड़ी कर दी जो चर्चा कर रहे हो। नहीं, लॉकडाउन नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आपको सिर्फ पढ़ना होगा, बच नहीं सकते। किसी भी लॉकडाउन के भरोसे रह रह करके जैसे रीट में आपने पढ़ाई की वैसे नहीं करनी। लगातार पढ़ाई कर लो और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रबंध कर लो। तो 1919 से 1947 के बीच में कौन सा युग? तो हे प्यारे बच्चों, मुझे बताइएगा जरा, गांधी का पहला समाचार पत्र, गांधी का पहला आंदोलन, गांधी का पहला आश्रम, गांधी की पहली भूख हड़ताल, गांधी की पहली पुस्तक। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन देखिएगा, ए बराबर है यंग इंडिया, ऑप्शन बी है हरिजन, ऑप्शन सी है इंडियन ओपिनियन। ओके, इधर प्रथम आंदोलन की बात करें तो ए है दोस्तों, ए चंपारण, बी नटाल, सी खेड़ा, डी अहमदाबाद। ओके, फर्स्ट आश्रम ए साबरमती, बी फोनेक्स, सी सत्याग्रह आश्रम, डी वर्धा आश्रम। पहली भूख हड़ताल ए जोहान्सबर्ग, बी अहमदाबाद, सी चंपारण। पहली पुस्तक ए हिंद स्वराज्य, बी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दो ही बहुत हैं, गुण करेंगे तो नहीं, तो प्रयोग तो करेंगे लेकिन पहले समाचार पत्र पर करेंगे। अब होशियार बच्चे हाथ खड़े करो, इसमें देखें प्रथम समाचार पत्र ए वाले कितने हैं? यंग इंडिया 3 है, 4, 5 है, कई मूड है 5 ही है, सही नहीं है। ओके, अरिजन कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वाह 5 और 9। इंडियन ओपिनियन, ओए होए क्या बात है। इस प्रकार से 60% मतों के साथ ये विजयी घोषित होते हैं। दूसरा, प्रथम आंदोलन चंपारण की कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, लगभग 22 जने मान लो। नटाल, अच्छा उधर भी, हाँ मैं
बराबर 33, 32। नटाल वाले कितने हैं? हाथ खड़े करो तो 25%। खेड़ा वाले कितने हैं? हाथ खड़े करो तो एक भी ना है किधर है? इसका मतलब क्या है? ओके, अहमदाबाद। अरे अहमदाबाद का कोई नहीं है, बिल्कुल ये सही है नटा। पहला आश्रम साबरमती कितने? एक भी, एक। राम जी 2। फोनेक्स वाले कितने? ओए होए 80% आ गए अब की बार लाइन पे। इसका मतलब उत्तर सही। चलिए साहब, पहली भूख हड़ताल जोहान्सबर्ग कितने? वाह 30%। और अहमदाबाद कितने? ये 20%। और सी चंपारण वाले कितने? 5-7। आप ये मत सोचना कि बीबी आ रहा है, कभी कभी बीबी नया आता। पहली पुस्तक हिंद साम्राज्य और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हिंद साम्राज्य कितने? हाथ खड़े करो तो कर दो 3, 4, 5, 7 हैं, 7 मान लो। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मैंने कहा बीबी नहीं आती कई बार। ये 1909, ये 1927। हाँ, ऑनलाइन वालों सबके उत्तर देख रहा हूँ। या सी बी, बिल्कुल बिल्कुल होशियार हो आप तो। देखो बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, हरिराम जी, हिम्मत जी, अंजलि जी, पूर्वी जी, राजा राम जी, अनिल जी। ओके, ये भी खुश रहे। तो इस कुल मिलाकर के सारांश था, एक बात कही जा सकती है कि कुछ बातें आप लिख लें तो बढ़िया है। क्योंकि गांधी जी ने जो दमा चौकड़ी की वो पहले भारत के बजाय दक्षिण अफ्रीका में की। तो गांधी जी को सबसे पहले अपन कहाँ ले चलते हैं? दक्षिण अफ्रीका ले चलते हैं। तो दोस्तों शुरू करें, मैं लिखाऊं आप शुरू करें। लिखे हैं दोस्तों, सीधा टू द पॉइंट, एक शब्द ज्यादा नहीं हो लेकिन एक शब्द कम भी नहीं हो, इस तरह से। हाँ बिल्कुल लिखेंगे। देखो, गांधी जी का जन्म, कौन माता, कौन पिता, कौन पत्नी, कौन, ये बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। बस तुम तो ये बता दो कि गांधी जी की माता का क्या नाम था? अल्ले, कस्तूरबा गांधी उनकी बीबी थी। अरे राष्ट्रपिता की पत्नी उनकी माता कैसे बन सकती है? आज तक किसी की बीबी उसकी माता बनी है क्या? यह हाल इतना बुरा क्यों है? अरे पुतली बाई थी, पुतली बाई माता। कस्तूरबा गांधी उनकी क्या थी? बीबी थी। तो ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों कर रहे हो? अच्छा चलो, गांधी जी के पिता का नाम? मोहनदास या करमचंद? यहां पर भी लफड़ा लग रहा है मुझे। तुम तो सारा ही लिख दो भाई, मुझे शक हो रहा है। पिता यस करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। माता पुतलीबाई, पुतलीबाई। पत्नी लिखते जाओ, कस्तूरबा। शिक्षा, वकालत, टेम्पल लॉ कॉलेज, लंदन।
1888 वकालत कार्य राजकोट गुजरात। नाम तो पूरा याद है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, उसमें गड़बड़ तो नहीं है ना? बस फिर ठीक है, इतना भी बहुत है। नहीं, वकालत पढ़ाई करनी नहीं गए तो रहने दे, जानबूझ करके, पता है होते होते मजे ले रहे हो। लंदन में पढ़ाई करनी गए थे, दक्षिण अफ्रीका में लंदन थोड़ी है, मरवाएगा तू। इतना भी ऊंधा पुंदा मत करो। कुछ बच्चे तो क्या जानबूझ के कर रहे हैं। हो गया? लिख दिया क्या? एक बात बताता हूं, पूछो रहे। मैं तो सोच रहा था आप लोग बहुत सिंसियर हैं, मुझे तो आज पता लगा कि इस चेहरे के पीछे भी चंचलता छुपी हुई है। थोड़ा आवाज, क्या कहा? पहला केस लड़ा देते हैं अभी। लो सुनो रहे, एक पारसी महिला एक गुजराती व्यापारी के साथ शादी तो कर लेती है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में भले ही बेलन चिमटे का ही प्रयोग हो, पति ने पत्नी की धुनाई कर दी। भले ही नशा शराब का था, गलती पति की थी, भले ही पत्नी बहुत अच्छी सीधी और सच्ची थी, लेकिन साहब गलती तो हो गई। पत्नी ने उस पति के उस राक्षसी बर्ताव, उसकी क्रूरता को देखते हुए निर्णय लिया कि मैं अलग हो जाऊंगी। राजकोट की अदालत में मुकदमा लगाया गया तलाक का। पति ने गांधी जी को अपना वकील बनाया राजकोट में। गांधी जी ने उसे कहा, रे बात क्या? उसने कहा, साहब पी ली थी, थोड़ी गलती हो गई। सच में मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत सच्ची है, और मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। भले ही मैं गुस्सा करता हूं तो अपनों पे हुआ, मेरा हाथ उठा अपनेपन की वजह से उठा। मुझे यदि पता होता कि वो इतनी गुस्सा हो जाएगी कि मुझे छोड़ देगी, तो मैं अपने हाथ को छोड़ देता, उसको नहीं छोड़ सकता। आप कहो गांधी जी तो मैं हाथ काट के फेंक दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। गांधी जी इस बात को सुनकर के थोड़े सीरियस हो गए कि देखो गलती किसी से भी हो सकती है, उसके पीछे नहीं पड़ा करते। इसलिए गांधी जी ने कोर्ट के अंदर जज साहब को सीधी सीधी बात सच्ची सच्ची बता दी। इससे पहले गांधी जी इस बात पे अड़े रहे, वो उसका पति भी अड़ा रहा कि मैंने शारीरिक रूप से इनको प्रताड़ित नहीं किया, मैंने हिंसा नहीं की, और मैं इनके साथ यदि मेरी कोई मानवीय बर्ताव में कहीं भूल है तो मैं सुधार करूंगा, लेकिन मैं तलाक नहीं देना चाहता था। इसलिए तलाक नहीं मिल रहा था। महिला को चिड़ी इतनी मची थी कि उसको हर कीमत पर तलाक चाहिए था। उसने कहा था, मैं तेरी शक्ल नहीं देखूं, अब इस जीवन में तो नहीं देखूं। अंत में जैसे गांधी जी ने खड़े होकर के कहा कि गलती हुई है, शराब भी पी है, पिटाई भी की है, लेकिन बोलने नहीं दिया सामने वाले वकील ने। जब तक गांधी जी बोले कि हाँ पिटाई हुई, शराब पी और शारीरिक रूप से हिंसा हुई है, गांधी जी आगे कहना चाहते थे कि लेकिन आज ये इतना चाहता है कि आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा, अतः तलाक नहीं दिया जाए। लेकिन सामने वाला वकील खुर्राट था, उसने गांधी जी की बात से सच निकाला और इसके बाद में हंगामा मचा दिया कि जब वकील साहब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इनके मुवक्किल ने
मेरे मुवक्किल के साथ शारीरिक रूप से मारने के उद्देश्य से, उसके प्राण लेने के लिए उसे मारा पीटा है, तो फिर उसको मरने के लिए क्या उसके हवाले कर दिया जाए? ये तलाक के अलावा इसका और कोई फैसला हो ही नहीं सकता। जज साहब ने तुरंत कलम उठाई और फैसला लिख दिया, तलाक दिया जाता है। गांधी जी हारे हुए बाहर आए। मुवक्किल ने गांधी जी को घुर-घुर करके देखा। उस गुजराती व्यापारी ने कि कमबख्त मैंने तेरे को इसलिए थोड़ी बताया था, इससे अच्छा तो तेरे को मैं कुछ नहीं बताता। गांधी जी का सत्य पर बड़ा विश्वास था, लेकिन एक सत्य जो होता था हमेशा परेशान होता था। ये सत्य जो आप में से भी जो सत्य बोलने वाले लोग हैं, हालांकि उम्मीद कम है, हाथ खड़े करें तो कौन कौन बोलते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पूर्ण सत्य कौन कौन बोलते हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते? 3। अच्छा, मौके की बात है। ओके, खैर अच्छी बात है। यदि सच्चे मन से आप लोग यदि सत्य बोल रहे हैं तो मैं आपको नमन करता हूं और आपको अप्रिशिएट भी करता हूं, और आगे के लिए आप सत्य बोलें इसके लिए आपको, इसके लिए प्रेरणा भी देता हूं, मुबारकबाद भी देता हूं। कर आप तो जिधर से कान हाथ में आए ठीक है, सत्य से झूठ से चलता है। तो राजकोट में गांधी जी हार गए, धीरे धीरे गांधी जी बदनाम हो गए। हर कोई गांधी जी के नाम से हंसने लग जाता था कि वो किसी का भी केस हार जाएंगे, क्योंकि वो तर्क नहीं दे सकते, वो झूठ नहीं बोल सकते। धीरे धीरे उनका पैसा कमजोर हुआ, वो प्रार्थना पत्र लिखने लगे, एप्लीकेशंस। धंधा कुछ मंदा था, और ऐसी स्थिति में दक्षिण अफ्रीका के अंदर रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, वो गुजरात आए। इनका केरल के व्यापारी के साथ एक झगड़ा था, और ये शिपिंग व्यवसाय करते थे, जहाजरानी का व्यवसाय था इनका। ये गरीब थे, केरल का व्यापारी बड़ा अमीर था। उसने अंग्रेजी वकील कर लिया, दक्षिण अफ्रीका में रहते थे दोनों, एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज हो गया। ये गरीब था, ये गुजरात आया, गुजरात का था, गुजरात आया, लोगों से पूछा, राजकोट भी आया, लोगों से पूछा मुझे सस्ता वकील बताओ। लोगों ने गांधी जी की तरफ इशारा किया कि इससे सस्ता और कोई नहीं हो सकता, वकालत चल नहीं रही है। इसलिए अब्दुल्ला खान गांधी जी के पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे सस्ता वकील चाहिए, आप करोगे? उसने कहा कि तू चाहे जितना सस्ता ले चल, ले चल। शर्तें तय हुई। गांधी जी ने कहा कि ट्रेन में बैठाएगा तो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठूंगा, एसी वाले में। अब्दुल्ला खान ने कहा ठीक है। होटल में रोकेगा तो 5 स्टार में रुकूंगा, गांधी जी ने, उसने अब्दुल्ला खान ने कहा ठीक है। खाना खिलाएगा तो होटल में खाऊंगा, सारी शर्तें मान ली। और अंत में गांधी जी दादा अब्दुल्ला खान के साथ में 1800 कब पहुंचे? 92 या 93? कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। जब गांधी जी गए तो मैं शॉर्टकट आपको बता दूं, कहानी अपनी लंबी चौड़ी आएगी नहीं परीक्षा में, आपने है मतलब ही नहीं है, अपने भारत का है। फिर भी 2-4 बातें बता दूं कि वे डरबन से जहाज तक पहुंचे, समुद्री जहाज से। डरबन से ट्रेन के द्वारा उन्हें प्रोटोरिया जाना था। रास्ते में मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को एक अंग्रेज ने जब फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा पाया, तो उसने गांधी जी के पास आकर के, गांधी जी पहली बार तो फर्स्ट क्लास का टिकट हाथ लगा था, तो पसर के बैठे थे सीट पर। कुछ ओवर एक्टिंग नहीं होती, कई लोग भी कर बैठते हैं। तो गांधी जी भी, क्योंकि आनंद आ रहा था कई दिनों से, तो गांधी जी पसर के बैठे थे। एक अंग्रेज को चुप गया, चारों तरफ अंग्रेज ही अंग्रेज, एक अकेला गांधी जी और अब्दुल्ला खान भारतीय। अंग्रेज गांधी जी के पास आकर के बोला कि आप तो इंडियन लगते हो। बोले लगता क्या, पक्का हूं। उसने कहा आप इस डिब्बे में कैसे बैठे? गांधी जी ने टिकट निकाला ढूंढ ढांड करके, कहा कि इस दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कानून के द्वारा तय किया है कि इतना शुल्क जो भी चुकाएगा इस डिब्बे में बैठने के लिए अधिकारी है, और चूंकि मेरे पास टिकट है, मैंने शुल्क चुकाया है, इसलिए सेवा लेना मेरा अधिकार है, इसलिए बैठा हूं। ले पकड़। उस अंग्रेज को बहुत अजीब लगा कि कानून की बात सिखा रहा है। उसने कहा कि तुम कोई वकील हो क्या? उसने कहा हाँ वकील ही हूं। तो उसने कहा कि अच्छा भारतीय वकील भी बनने लग गए? बोले हाँ, और लंदन पढ़ा हुआ हूं। तब उसने कहा कि यहां तुम्हारा इंडिया नहीं है, मेरी चलती है, तू निकल बाहर डिब्बे से। कई अंग्रेज और खड़े हो गए, गांधी जी को दे धक्के जो है पीछे ले आए। गांधी जी ने बहुत बात की कानून की। उन्होंने कहा कानून अब तेरे सारा झाड़ देंगे, अभी नीचे धक्का देके। यहाँ जो
सीढ़ियां हैं, पटरियां जो जिस पर ट्रेन खड़ी होती है, स्टेशन पर सीढ़ी होती है, पायदान जिसको बोलते हैं। तो ट्रेन के पायदान पर बैठ करके गांधी जी को अब्दुल्ला खां के साथ यात्रा करनी पड़ी और मैरिट्सबर्ग पर उतरे, दूसरी ट्रेन के अंदर बैठे, फर्स्ट क्लास का टिकट, लेकिन सेकंड क्लास में बैठे क्योंकि धक्के देने का फिर से डर था। प्रोटोरिया पहुंचे, केस भी लड़ा। जज ने गांधी जी को कहा कि पगड़ी उतार तेरी, क्योंकि आप पगड़ी लगाने का अधिकार मुझे। गांधी ने कहा, हमारा संस्कृति, हमारी कल्चर है, हम पगड़ी बांधते हैं, गंजी खोपड़ी पर पगड़ी अच्छी लगती है। उसने कहा, उतार दें। अच्छा, मेरी तुलना की है, क्या बात। लेकिन भूल गए कि पगड़ी नहीं है, मेरे टोपा है, और ये टोपी दूसरे को पहनाने के लिए होती है। ओके, तो गांधी जी ने वहां पर पगड़ी उतारनी पड़ी। अंत में दोनों के बीच बहस हुई। केरल के व्यापारी को बाहर बुलाया गांधी ने कि आज की तारीख तो चलो गई, लेकिन तुम्हारे यहां पर कदम कदम पर अंग्रेज इतना अपमान करते हैं, तुम एक भारतीय को हरा करके क्या हासिल कर लोगे? लड़ना ही है तो तुम यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। बात समझ में आई और दोनों के बीच समझौता कराया, और फिर 1894 से गांधी जी ने भारतीयों के लिए लड़ना शुरू किया। तो पहला गांधी जी का जो सत्याग्रह हुआ था वो 1894 के अंदर कहाँ हुआ था? नटाल के अंदर, नटाल में, भारतीयों के हितों की लड़ने के रूप में। इसी क्रम में उन्होंने 1804 के अंदर अपना समाचार पत्र शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन। हाँ, 1904, ओपिनियन ये शुरू किया। इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में पहला अपना जो आश्रम खोला था जिसका नाम था फोनेक्स आश्रम, ये भी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ही। और इन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही 1906 के अंदर अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? और कुल मिला के कहानी है कि 1914 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार को उनने, सॉरी एक बीच की बात और बता दूं, 1909 में एक ब्रिटिश कोर्ट लंदन में केस लड़ने के लिए गए, लंदन कोर्ट में प्रिवी काउंसिल में केस लड़ने गए दक्षिण अफ्रीका का, और यहां अकेला गांधी खड़ा था और सामने थी ब्रिटिश सरकार। वो एक व्यक्ति जो राजकोट के छोटे से कोर्ट में हार गया, आज वो अकेला पूरे दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों के लिए केस जीत करके आया। उसकी जीत हुई, गांधी जी की जीत हुई। जब ये जहाज पे वापस आ रहे थे तभी रास्ते में गांधी जी ने जहाज पर, जो 3 महीने चलता था समुद्र में, रास्ते में बैठे बैठे अपनी कल्पनाओं को एक किताब का रूप दिया जिसका नाम था हिंद स्वराज्य या हिंद स्वराज। किताब लिखी 1909, जहाज पर बैठे हुए लिखी। इसी के अंदर दोस्तों एक सिद्धांत मिलता है जिसको कहते हैं हम सर्वोदय। कौन सा सिद्धांत है? इस प्रकार से गांधी जी जो है जीत करके 1914 के अंदर जो दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी, अफ्रीकी जो सरकार थी, उसने गांधी जी के साथ एक समझौता किया, और गांधी जी की 1894 के बाद जितनी भी शर्तें, जितनी भी मांगे थी, उन सब मांगों को स्वीकार कर लिया गया। भारतीयों को ही नहीं बल्कि काले लोगों को भी ब्रिटिश सरकार ने अधिकार दिए। गांधी जी जीते और जीत करके 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। भारत आए, इस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? ओके, तो फटाफट जो है मैं फटाफट अंदाज में आपको बता देता हूं, चीजों को लिखा देता हूं। लिखिएगा दोस्तों, लिखिएगा, लिखें दोस्तों, अभी तक ये लिख दिया ना? लिखें। 1893 में गांधी जी 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला खां के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की।
नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की एवं प्रथम आंदोलन या संघर्ष चलाया। आगे लिखेंगे 1902 में 1902 में पहला समाचार पत्र 1902 में पहला समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन डरबन से चलाया। डरबन से चलाया। 1904 में डरबन में 1904 में डरबन में फोनेक्स आश्रम की स्थापना की। फोनेक्स आश्रम की स्थापना की। 1906 में अनिवार्य पंजीकरण कानून का विरोध करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ओके, लिख दिया। इसी क्रम में 1908 में गांधी जी को पहली जेल वॉल्क्सहर्स्ट में भेजा गया। पहली जेल वॉल्क्सहर्स्ट जेल में भेजा गया। वॉल्क्सहर्स्ट जेल में भेजा गया। उन्नीस सौ 9 में ये दक्षिण अफ्रीका में है सारा मामला। 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका आते समय 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका आते समय जहाज पर हिंद स्वराज्य पुस्तक लिखी। जिसमें सर्वोदय का सिद्धांत मिलता है।
सर्वोदय का सिद्धांत मिलता है। उन्नीस सौ 14 में दक्षिणी अफ्रीकी सरकार से समझौता हुआ। 1914 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार से समझौता हुआ। इंडिया रिलीफ एक्ट में भारतीयों की सभी मांगें मानी गई। सभी मांगें मानी गई। नौ जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो हैं गांधी जी के प्रारंभिक समाचार। अब हम लेते हैं उनके विस्तृत समाचार। गांधी जी भारत में आए तो भारत में उनका स्वागत करने के लिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले बंबई बंदरगाह पर तैयार खड़े थे। गांधी जी बड़े दिलोजान से भारत के लिए सपने लेते हुए भारत की तरफ आए कि अब मैं मेरे देश जा रहा हूं और मेरे देश में मैं शानदार आंदोलन करूंगा। मेरे देशवासी और मैं, इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या, जो विचार होते हैं, जो अरमान होते हैं, जैसा विचार होता है, जैसे लोगों के अरमान होते हैं, वो चेहरे पर झलकते हैं। गांधी जी के चेहरे पर तमतमाए हुए उस ओज को देखा गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से पूछा, रे गांधी क्या करेगा? उसने कहा, लड़ूंगा, भिड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भारत में समस्या इतनी छोटी नहीं है जितनी कि तू समझ रहा है। दक्षिण अफ्रीका में तू जब खड़ा हुआ तो एक तरफ वहां पर सरकार थी, गोरे लोग एक तरफ, और दक्षिण अफ्रीका के भारतीय सारे लोग काले एक तरफ, दो ही वर्ग थे। तू लड़ा काले लोगों के लिए, सारे काले तेरे साथ थे। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में दो वर्ग नहीं है, भारत में वर्ग ही वर्ग हैं, वर्गों में भी वर्ग हैं और उनके बीच भी वर्ग हैं। इसलिए यहां गोरे लोगों की समस्या नहीं है, समस्या भारतीयों की ज्यादा है, वरना तो मुट्ठी भर अंग्रेज शासन कर ही नहीं सकते। लेकिन भारतीय के बीच है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, फिर कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैसे, सब बटे हुए हैं। कोई इधर का है, कोई उधर का, क्षेत्रीय आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, सब बटे हुए। इसलिए तू पहले भारत का अध्ययन कर, तू वचन दे मुझे कि तू 3 साल तक कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन शुरू नहीं करेगा। गांधी ने कहा, ठीक है जी, नहीं करेंगे। 3 साल तक ना? बोले हाँ, 3 साल तक। तो 1915 में यह कहकर के गोपाल कृष्ण गोखले की तो हो गई मृत्यु और गांधी जी पर 3 साल की रोक लगा गए। राष्ट्रीय आंदोलन नहीं करेगा तो घूम फिर भारत को देख, और क्षेत्रीय स्तर पर कोई छोटा मोटा कोई मामला हो तो उसको देख सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन नहीं। तो गांधी जी के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उन पर 3 वर्ष के लिए रोक लग गई। और तब गांधी जी जो थे
गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देश पर दिए गए वचन के अनुसार 3 साल तक क्षेत्र विशेष में घूमते रहे और उन्होंने कौन से आंदोलन चलाए? क्षेत्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय जो आंदोलन है दोस्तों, इनकी संख्या 3 है। नंबर 1 चंपारण आंदोलन। चंपारण कब हुआ था? 1917। ये कहां पड़ता है रे दोस्तों? बिहार। दूसरा था अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये 1917 और साथ में 18 कहां पर? गुजरात। तीसरा है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन ये कब हुआ? 1918 के अंदर, ये भी कहां पड़ता है? फिर गांधी जी पर ये जो समय सीमा थी 3 साल की, वो समाप्त हो गई। तब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू किया। सबसे पहला आंदोलन उनका राष्ट्रीय कौन सा था? रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह। सत्याग्रह ये कब शुरू हुआ? 1919। इसके बाद उन्होंने असहयोग और खिलाफत आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन कब चलाया? 1920 से 1922। 1920 से 22 तक। फिर इन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये जो आंदोलन चलाया था 1930 से लेकर के 34 के 1 अप्रैल तक। और इसके बाद में इन्होंने एक चौथा आंदोलन चलाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1942 से लेकर के 1944 तक। तो ये तो है गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन, ये है गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन। तो आप लोग छापो इनको। और आ रहे हैं सबके दिमाग में, ये क्लियर है पिक्चर। तो पहले की हेडिंग डाल दो चंपारण, बिना छापे सीधा डाल दें चंपारण। छापोगे? छापो। ये इसको मैं हटा दूं और यहां पर लिख देंगे अपन गांधी जी के आंदोलन। ये लो साहब। मेरे को ला दो।
लिख दिया दोस्तों? तो आइए, आपका स्वागत है। चंपारण लिए चलते हैं। चलें चंपारण? चलो। लखनऊ अधिवेशन कल बताया था मैंने आपको, अरे नहीं बताया? तो दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर गांधी जी भी आए थे। गांधी जी ने लखनऊ अधिवेशन में देखा था लोगों को कि कैसे अंग्रेजी में भाषण देते। लखनऊ अधिवेशन में अवध की जनता जो हिंदी भाषी थी, गांधी जी ने देखा कि सारे कांग्रेस के नेता इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं। गांधी जी ने कहा बोलो मैं भी बोलूंगा। लोगों ने मौका ही नहीं दिया। अंत में लास्ट में मौका दिया। गांधी जी बोले, शानदार बोले। सबसे पहले तो उन्होंने जो नेता अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे उन्हीं नेताओं को आड़े हाथ में लिया कि शर्म नहीं आती नेताओं को हिंदी भाषी जनता को अंग्रेजी में भाषण दे रहे। और फिर इसके बाद उन्होंने हिंदी में बोलते हुए लोगों के दुख दर्द और तकलीफों को सहा। ओके, तो पहली बार हिंदी में बोले, शानदार भाषण था। देखो जनता तो हिंदी भाषी थी, अनपढ़ थे लोग, 3 दिन से बैठे थे। उनको पता था कि ये जो बोल रहे हैं बढ़िया बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, अच्छा बोल रहे हैं, समझ में कुछ आया नहीं। फिर भी इन्होंने कोशिश की कि जब कोई नेता भाषण दे के रुकता था तो एक इशारा करता कि ताली बजा दो, तो भीड़ बैठी बैठी ताली बजाती, बहुत बढ़िया। जबकि कोई भी इंग्लिश समझने वाला लोग वहां पर था नहीं सिवाय नेताओं के। गांधी जी ने आड़े हाथ लिया। यहीं पर लोगों के मन को बहुत अच्छा लगा कि अब की बार तो कुछ हिंदी में समझ में आया। पहली बार गांधी जी ने हिंदी में भाषण दिया, लोगों को लगा कुछ समझ में आ रहा है। फिर गांधी ने वही बात बोल दी जो 3 दिन से वो लोग सोच रहे थे कि ये जो नेता इंग्लिश में टुकर टुकर कर रहे हैं वो हिंदी में क्यों नहीं बोलते। अंत में गांधी जी ने हिंदी में बोलते हुए सब नेताओं को लताड़ा। जनता को मजा आ गया कि हम यही तो सोच रहे थे, हमारी बात इन्होंने मस्त तरीके से कही। और अंततः फिर गांधी जी की तरफ तेज एक सैलाब दौड़ा। लास्ट भाषण था गांधी जी का। इन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार जो शुक्ला थे, इन्होंने गांधी जी को कहा कि भाषण बहुत बढ़िया है, हमारे चंपारण में थोड़ी समस्या, क्या आप आकर के काम करोगे? तो गांधी जी ने कहा कि बोले समस्या क्या है? तो उन्होंने समस्या बताई कि नील की खेती करनी पड़ती है जबरन। नील की खेती करते हैं तो इसमें बड़ा नुकसान होता है। खेती जो है वो ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती है, दोबारा उत्पादन होता नहीं है, लागत बहुत ज़्यादा आती है, लागत घाटा बहुत होता है, अंग्रेज बदले में कुछ देते नहीं। और अगली बात उन्होंने बताई कि साथ साथ हमें राजस्व भी बहुत बढ़िया देना पड़ता है, तो राजस्व घाटा भी बहुत होता है। गांधी जी ने कहा कि चलो चलते हैं। मैं तो वैसे भी ठाला बैठा हूं 3 साल के लिए, नहीं तो नील की खेती करने की बात पर गांधी जी चंपारण चले गए। तो गांधी जी को चंपारण लेकर जाने वाला कौन था? राजकुमार शुक्ला। ये चंपारण के स्थानीय नेता थे। बात को समझ रहे हैं? तो चंपारण के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला इनको चंपारण लेकर के गए। और उसका परिणाम ये निकला कि गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के जो खेती करने वाले जो किसान थे, वो किसान जो कि मजबूरी में, हम लोग जिसको 1 बीघा कहते हैं, बीघा पता है क्या आपको कितनी बिस्वा की होती है? 20 बिस्वा की होती है। आप कहोगे बिस्वा क्या होता है? 1 बीघा को 20 टुकड़ों में बांट दो, 1 टुकड़ा बिस्वा कहलाता है। 20वां भाग बीघा का, तो 20 बीघा, 20 बिस्वा से 1 बीघा। हम जिसे बिस्वा कहते हैं, बिस्वा बिहारी भाषा में उसे कटिया कहते हैं। तो 20 कटिया की वहां 1 बीघा होती है। अंग्रेजों ने नियम बना दिया कि प्रत्येक किसान अपनी 1 बीघा के 3 हिस्से में नील की खेती जरूर करेगा। नील की खेती पक्का ही करेगा, करनी पड़ेगी उसको।
इस प्रणाली को कहा जाता था तीन कटिया। कटिया बोले तो बिस्वा, तीन बिस्वा में नील की खेती करने की जो अनिवार्यता थी उसे क्या कहा गया, तीन कटिया प्रणाली। गांधी जी सीधे वहां गए और किसानों के साथ मिले। उससे पहले यहां पर स्थानीय नेता थे बृज किशोर। कौन थे दोस्तों? बृज किशोर। यहां स्थानीय नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां स्थानीय नेता थे जे.बी. कृपलानी। यहां स्थानीय नेता आए हुए थे टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और यहां गांधी जी से पहले आए थे महादेव देसाई और साथ साथ नरहरि पारिक। इन सभी लोगों ने यहां पर तीन कटिया प्रणाली की मैटर को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए, सारे असफल थे। गांधी जी आए और सीधा आकर के किसानों के साथ मिले। किसान से मिलकर कहा रहा, बोलो क्या समस्या है? किसानों ने कहा था कि ये ऐसे ऐसे घाटा होता है। तो बता रहा था मैं आपको कि समस्या का सुलटारा हुआ नहीं था इनसे। गांधी जी ने सीधे किसानों से मिले और मिलकर कहा, बोले बंद करो रे खेती, सारे के सारे बंद कर दो। बोले साहब नील की खेती बंद करेंगे तो हमें बहुत जेल में डाल देते हैं। तब गांधी ने कहा कि सारी खेती बंद कर दो, नील क्या कोई खेती मत करो, जमीन को खाली छोड़ दो, सरकार झक मार के अपने आप आपके पैरों में आ जाएगी। जैसे ही गांधी जी को किसानों को भड़काते सुना, एक मुखबिर ने जाकर के कलेक्टर को सूचना दी कि कोई गुजरात से आया और किसानों को कह रहा है खेती बंद कर दो। कलेक्टर ने आदेश दिया, बोले वो उठा ला जा। थानेदार उसको उठाने चला गया। गांधी जी ने थाने में आकर के तब तक कुछ नहीं बोला। थाने में आकर के थानेदार को कहा कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी हूं। अब किसी ने क्या सुना था, तब तक किसी कोई व्हाट्सएप भी नहीं था, कोई फेसबुक भी नहीं था, कुछ नहीं था, ना यूट्यूब था। इसलिए किसने जंगल में कहा मोर नाचा किसने देखा? मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया कौन जानता है? इसलिए थानेदार ने कहा कि आप मोहनदास करमचंद गांधी हैं तो मैं क्या करूं, नाम तो सबके होते, मेरा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है। उसने कहा नहीं, तो मैं मोहनदास करमचंद गांधी हूं, मैं चाहूं तो दिल्ली हिला दूंगा, मैं चाहूं तो लंदन को डुबो दूंगा, मैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो उसने थानेदार ने कहा कि मुझे लगता है कि तू थोड़ा सरका हुआ लग रहा है। उसने कहा कि प्रिवी काउंसिल में केस लड़ूंगा, पता है ना तेरे को, तेरा कलेक्टर तो गया ही गया, तू भी गया, नौकरी तो तुम्हारे दोनों की गई, मुझे लग रहा है तुम्हारा गवर्नर भी नहीं बचेगा यहाँ का लोकल। क्योंकि प्रिवी काउंसिल के अंदर, प्रिवी काउंसिल का नाम लेते ही जो अंग्रेज थानेदार था उसको लगा कि ये कोई पागल नहीं है, लग रहा है आपकी बार कोई बहुत पहुंचा हुआ संत हाथ लग गया। उसने कलेक्टर को सूचना दी कि कलेक्टर महोदय जिस आदमी को आपने उठाने के लिए कहा तो उठा तो लाया, लेकिन ये बहुत भय की बातें करा, प्लीज आ जाइए आप, मुझे मेरी नौकरी के साथ साथ आपकी भी खतरे में नजर आती है। कलेक्टर वहां पहुंचा, पहुंच करके उसने बात की तो पता लगा कि वो तो प्रिवी काउंसिल में विजेता रहा है। उसने गांधी जी के साथ बात करते हुए कहा कि गांधी जी मुद्दों को तूल मत दो, ये तीन कटिया प्रणाली जो है इसके बारे में जो भी बात है बैठ के कर लेते हैं। गांधी ने कहा कि आप लिख के दे दो कि ठीक है या नहीं है तो इसकी जांच करा लो। अंत में जांच समिति गठित करनी पड़ी। तो गिरफ्तारी के विवाद में जांच समिति गठित की गई, जांच समिति गठित की गई जिसका नाम था एग्रेरियन समिति, एग्रेरियन कमेटी। 4 सदस्य इसमें अंग्रेज बना दिए गए, 5वां सदस्य जो था वो गांधी जी बनाए गए। गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी सदस्य नहीं हो सकते, दोनों पक्ष के होने चाहिए, गांधी जी को बना दिया गया। कलेक्टर ने कहा गांधी जी बहुत जल्दी, कलेक्टर ने कहा कि गांधी जी आप बहुत जल्दी व्यग्र हो जाते हो, 5वां नंबर पड़ा है और आप ही बना रहे हैं हम सदस्य, बना दिया गया। गांधी जी को पता था एज ए मेंबर ऑफ कमेटी मैं जो भी जांच करूंगा वो जांच प्रमाणिक होगी, बाकी के सदस्य या तो मेरी जांच को निरस्त करे परमाणु के द्वारा या मेरी जांच को स्वीकार करे परमाणु के साथ। इसलिए रोजाना गांधी जल्दी उठा करते थे, भजन गाते, नहाते धोते और इसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग यानी तड़के ही
तड़के बोले तो अर्ली इन द मॉर्निंग वो किसानों के पास पहुंच जाते हैं। प्रत्येक किसान को उसके घर में घुस करके कहते कि बता फटाफट तेरा नाम बता, और एक भई के अंदर उनके साथ जो लोग होते गांधी जी के वो लिखना शुरू कर देते कि क्या नाम है, बोले रूढ़ाराम, पिता का नाम धूड़ाराम, पता क्या है, तो जो भी, कितनी जमीन, 20 बीघा, कब से खेती, इतनी सालों से, नील की खेती 30 साल से, कितना घाटा, इतना घाटा, जो भी बोले सत्य बोलना, बोले साहब सत्य बोलूंगा। दूसरे किसान के पास, तीसरे किसान के पास रोजाना 3 महीने तक जांच करने के बाद गांधी जी ने अधिकांश किसानों के बयान दर्ज कर लिए और उन अकाट्य प्रमाणों के साथ में फिर कलेक्टर के साथ मुलाकात की कि कलेक्टर साहब क्या हुआ जांच का। कलेक्टर को लग रहा था कि जांच आयोग यूं ही गठित होते हैं, जांचें यूं ही चलती रहती है 5-7 साल तक, गांधी जी भी भूल जाएंगे, चले जाएंगे, यहाँ कितने दिन पड़े रहेंगे। लेकिन 3 महीने बाद जब गांधी जी अपने प्रमाण के साथ कलेक्टर के सामने जाके मौजूद हुए कि मैंने जांच कर ली, मैं मेंबर हूं कमेटी का, या तो मेरी जांच को गलत साबित कर दो या तुम्हारे सामने इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है, वरना प्रिवी काउंसिल का रास्ता मैं जानता हूं, प्रमाण मेरे पास है। कलेक्टर ने कहा गांधी जी आप बात बात पर प्रिवी काउंसिल की धमकियां देते हो। मुझे पता नहीं था कि वास्तव में इतनी गफलत हुई, प्रमाण दिखाइएगा। जब गांधी ने एक एक किसान के अंगूठे लगे हुए वो साक्ष्य दिखाए, तब कलेक्टर समझ चुका था कि खेल बिगड़ चुका है। उन्होंने कमेटी की बैठक बुला करके कहा, बड़े घोषणामय तरीके से कहा कि गांधी जी तिनकटिया प्रणाली रद्द की जाती है। सोच रहा था कि गांधी जी बड़े खुश होंगे कि वाह मजे आ गए, लेकिन गांधी जी तुरंत खड़े हुए और गुस्से में बोले कि मुद्दा यह है ही नहीं कि तिनकटिया प्रणाली रद्द की जाए। कलेक्टर की समझ में नहीं आया फिर मुद्दा क्या है। तब गांधी जी ने कहा कि मुद्दा यह नहीं है कि तिनकटिया प्रणाली रद्द हो, वो तो मैं करा दूंगा, मुद्दा यह है कि पिछले 30 साल से तिनकटिया प्रणाली के माध्यम से जो किसानों को आपने डबल लूटा है, लागत घाटा और राजस्व घाटे के साथ साथ, और उनकी जो जमीन बंजर हो गई है, वो क्षतिपूर्ति किसानों को आप किस रूप में कर रहे हैं, मुद्दा यह है, इस पर बात होनी चाहिए। कलेक्टर समझ चुका था कि गांधी खिलाड़ी पूरा है, यदि हमने काटने की कोशिश की ये फिर से पंगा खड़ा करेगा। उसने कहा गांधी जी ये भी तुम ही तय कर दो कैसे क्या करना। अंततः गांधी जी ने मीटिंग ली कमेटी के मेंबर्स के साथ और तय किया कि पिछले 30 साल से इनका शोषण किया गया, अतः अगले 30 वर्षों तक इनका लगान माफ होना चाहिए। कम से कम 25% लगान जो आज ये दे रहे हैं वो लगान इनका माफ किया जाए। यानी जितना लगान दे रहे हैं उसका ये 2/3 देंगे, सॉरी 3/4 देंगे, 1/4 लगान नहीं देंगे। इस प्रकार से डबल जीत हुई गांधी जी की। न सिर्फ तिनकटिया प्रणाली रद्द हुई, अपितु पुराने 30 साल पुराने जो तिनकटिया प्रणाली का जो शोषण था वो भी निकाल दिया गांधी जी ने। देखने वाले देखते रहे। जब गांधी जी गए थे तब लोग खूब हंसे थे गांधी जी पर, बोले हम बिहारी जो नहीं कर पाए वो ये गुजराती करेंगे। गांधी जी को पता था गांधी जी के साथ एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी पर्सनालिटी प्रॉब्लम। इसलिए गांधी जी को पता था कि मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा, मेरा जवाब होगा मेरा कार्य, मेरे द्वारा किया गया, मेरी सफलताएं वो अपने आप उत्तर देंगे, मैं मुंह से कोई उत्तर नहीं दूंगा। अंत में जब गांधी जी को डबल सफलता प्राप्त करते हुए देखा तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा गांधी जी को कि वाह रे वाह, महात्मा है तो सच में दिखता जैसा वैसा का वैसा महात्मा। तो किसकी उपाधि दी? और वही महादेव देसाई गांधी जी के पैरों में पड़ गए, बोले गांधी जी साथ रहूंगा आपके, दिन में भी रहूंगा, रात को भी साथ रहूंगा। गांधी ने कहा चल ठीक है। क्या बनाया? निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी। किसे बनाया गांधी जी ने? और इसके साथ साथ नरहरि पारिक, रविंद्रनाथ टैगोर, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बृज किशोर शर्मा, ये सारे के सारे नेता गांधी जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए। किस में जुड़ गए? राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ गए। तो बात समझ में नहीं आई क्या? तो फटाफट लिखो इसको, एकदम पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे और फटाफट लिखेंगे। यस, चंपारण डाल दो, रेडिंग फटाफट डाल दी, लिखें। दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में
लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले। चंपारण ले गए। चंपारण में किसानों को खेत के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। ये वीडियो को चेक करो, रुक क्यों रहा है? तीन बटा 20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी, जिसे तिनकटिया प्रणाली कहा जाता था। तिनकटिया प्रणाली कहा जाता था। तिनकटिया प्रणाली कहा जाता था। लिख दिया? लिखे आगे। गांधी जी ने गिरफ्तारी के विवाद में जांच समिति गठित करवाई। इसे एग्रीरियन कमेटी कहा गया। एग्रीरियन कमेटी कहा गया। गांधी जी 5वें सदस्य बने। किसानों के बयान दर्ज कर न सिर्फ तिनकटिया प्रणाली रद्द करवाई, अपितु अगले 30 वर्षों तक एक चौथाई लगान भी माफ करवाया। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। महादेव देसाई
महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव बने। एवं ब्रिज किशोर कोमा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं ब्रिज किशोर कोमा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोमा जेबी कृपलानी टैगोर जेबी कृपलानी कोमा टैगोर कोमा नरहरि पारिक गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े। तो हाँ भाई बच्चों, पहली बात समझ में आई। गांधी जी की एंट्री है वो धमाकेदार हुई। अब सेकंड एंट्री चलते हैं। कौन सा? अहमदाबाद। आ जाओ अपन फटाफट, बिहार से सामान समेटो, पैकिंग करो सूटकेस वगैरह की। कहाँ चलेंगे? अहमदाबाद में। ब्रेक के बाद नहीं, ब्रेक कुछ नहीं रहा। और एक बात और बताऊं, मेरी क्लास में ब्रेक की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अपन 7:15 बजे छुट्टी हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ओके, बात कर लूं आज? ठीक। अरे आज तो दे दूंगा, काल नहीं। चलो ठीक। तो सुनो भाई, अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद उसके अंदर बहुत भारी संख्या के अंदर सूती वस्त्र मिले हैं। सूती वस्त्र मिल, और इसी कारण इतनी सूती वस्त्र मिल, कितनी सूती वस्त्र मिल, इतनी सूती वस्त्र मिल कि इसको भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहते। बात समझ रहे हो ना? क्या टाइम हुआ क्या है? सही में हो गया क्या? 1 मिनट है तो जाओ फटाफट आओ फिर। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। दीजिए इजाजत। नमस्कार।